आस्था के नाम पर बेची जाने वाली मिट्टी की पुड़िया भी दवा का काम करती है। इसको लेकर एक अलग डिबेट हो सकती है, लेकिन जब आपकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे तो समझो कि आपके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। यही हाल इन दिनों बाबा रामदेव के साथ है। उनकी कंपनी पतंजलि पर विश्वसनीयता का सवाल खड़ा हो गया है और वो सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़े हैं, जहां उन्हें माफी देने से भी इनकार कर दिया गया है। सवाल है कि जिस ब्रांड पर लोगों ने आंख बंद कर भरोसा किया, वो आज अदालत में सर झुकाए और हाथ बांधे क्यों खड़ा है, जहां उसे माफी देने से भी इनकार कर दिया गया है। इस सवाल को समझने से पहले हमें थोड़ा बाबा रामदेव के बैकग्राउंड को समझना होगा, तब जाकर आप ठीक आकलन लगा सकते हैं कि कभी सबसे तेज ग्रोथ करने वाला स्वदेशी ब्रांड पतंजलि कहां चूक कर गया और उसका ग्राफ धीरे धीरे कैसे नीचे आता गया। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। वक्त था साल 2020। पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में थी, इंसानी जिंदगी खतरे में थी। बड़े बड़े वैज्ञानिक और कंपनियां वैक्सीन की खोज में लगे थे। इसी वक्त भारत से पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर आती है। योग गुरु बाबा रामदेव मीडिया के कैमरों के सामने आकर कहते हैं कि हमने कोरोना की वैक्सीन खोज ली है। इसी वक्त बाबा रामदेव ने कोरोनिल लॉन्च कर दी और दावा किया कि ये कोरोना के लिए बिल्कुल फिट और WHO से प्रमाणित है। हालांकि WHO ने ऐसी कोई मान्यता देने की बात से साफ इनकार कर दिया। सबसे बड़ी बात ये रही कि कोरोनिल के जारी होते समय नरेंद्र मोदी सरकार के 2 मंत्री, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और नितिन गडकरी रामदेव के साथ स्टेज पर मौजूद थे। IMA ने इस मामले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी को लेकर सवाल भी खड़े किए थे। इसी के बाद से बाबा रामदेव ने एलोपैथ पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, रामदेव ने तब एलोपैथ को स्टूपिड और दिवालिया साइंस तक कह दिया था, जिस पर IMA ने कड़ी आपत्ति जताई थी। बाबा रामदेव तो कई बार योग और पतंजलि के प्रोडक्ट्स से कैंसर, एड्स और होमोसेक्सुअलिटी तक ठीक करने के दावे को लेकर विवादों में रहे हैं। इसके बाद इन पर विज्ञापनों द्वारा एलोपैथ के खिलाफ लोगों में भ्रम फैलाने और गलत सूचना देने के आरोप लगने लगे। बाबा रामदेव और पतंजलि के खिलाफ सबसे बड़ा मोड़ 10 जुलाई 2022 को आया, जब अखबारों में एक विज्ञापन छपा। अंग्रेजी में छपे इस विज्ञापन का शीर्षक था मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय एलोपैथी, यानी एलोपैथी द्वारा फैलाई गई गलत फहमियां। एड में सबसे ऊपर लिखा था, बीपी, शुगर, थायराइड और अस्थमा जैसी बीमारियों की दवाई के लिए लोग एलोपैथी पर निर्भर रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी दवाइयों से कोई फायदा नहीं दिखता। उल्टा स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। हमारा इलाज योग और आयुर्वेद पर निर्भर है और हमारी दवाइयों की कार्यक्षमता आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक द्वारा साबित की गई है। इस विज्ञापन के बाद पूरा मामला आयुर्वेद बनाम एलोपैथ का हो गया। पतंजलि के इस विज्ञापन के बाद IMA ने एलोपैथी और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के बारे में फैलाई जा रही गलत सूचनाओं पर चिंताएं जताई और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। IMA का तर्क था कि हर कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करने का पूरा हक है, लेकिन पतंजलि के दावे ड्रग्स एंड अदर मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट 2019 का सीधा उल्लंघन करते हैं। IMA ने अपनी याचिका में कहा कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन एलोपैथी की निंदा करते हैं और कई बीमारियों के इलाज के बारे में झूठे दावे करते हैं। याचिका में बाबा रामदेव के दिए कुछ विवादास्पद बयानों का भी जिक्र किया गया, जैसे एलोपैथी को बेवकूफ और दिवालिया बनाने वाला विज्ञापन बताना, कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल से लोगों की मौत का दावा करना वगैरह वगैरह। IMA ने यह भी आरोप लगाया कि पतंजलि ने कोविड के वैक्सीन के बारे में अफवाह फैलाई, जिससे लोगों में वैक्सीन लगवाने को लेकर डर पैदा हो गया। याचिका में यह भी कहा गया कि पतंजलि ने कोरोना के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश कर रहे युवाओं का उपहास उड़ाया। आयुष मंत्रालय ने ASCI के साथ एक समझौता किया है। इसके बावजूद पतंजलि ने निर्देशों का उल्लंघन किया। साल 2022 में IMA की याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्कालीन चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा था कि बाबा रामदेव अपनी चिकित्सा प्रणाली को लोकप्रिय बना सकते हैं, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना क्यों करनी चाहिए। इसके बाद इस मामले में 21 नवंबर 2023 को सुनवाई हुई। उस समय कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को भ्रामक विज्ञापन और बीमारियों के इलाज के झूठे दावे करने के लिए फटकार लगाई। जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत किशोर मिश्र की बेंच ने ऐसे विज्ञापनों पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की भी चेतावनी दी। इसके बाद पतंजलि के वकीलों ने कोर्ट में आश्वासन दिया था
कि अब ऐसे विज्ञापन नहीं जारी किए जाएंगे और मीडिया में भी कोई कैजुअल स्टेटमेंट नहीं देंगे। लेकिन पतंजलि ने अपने वादे के उलट विज्ञापन जारी रखे और मीडिया में भी बयान जारी किए। इसी के बाद कोर्ट ने 27 फरवरी को पतंजलि आयुर्वेद और आचार्य बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया। साथ ही कोर्ट ने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 में बताई गई बीमारियों के इलाज से जुड़े पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स का विज्ञापन और ब्रांडिंग करने से भी रोक लगा दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार से भी नाराजगी व्यक्त की थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि वह इस मुद्दे को एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की बहन नहीं बनने देना चाहता। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च 2024 की सुनवाई में पतंजलि के विज्ञापनों में किए जा रहे दावों को लेकर केंद्र सरकार से ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत कार्रवाई करने को कहा और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव को 2 अप्रैल को पेश होने का आदेश दे दिया, जहां बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने व्यक्तिगत उपस्थित होकर माफी मांगी, लेकिन कोर्ट माफ करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद फिर 10 अप्रैल को भी माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने कंपनी और रामदेव का दूसरा माफीनामा भी खारिज कर दिया और कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पतंजलि ने बार बार हमारे आदेश की अनदेखी की है, इसका नतीजा उन्हें भुगतना होगा। तो ये रही एक देशी ब्रांड के उत्थान और चूक की कहानी। ये कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।